यहाँ पे डेरिवेशन पूछे जाएंगे, बोर्ड में ये वाले डेरिवेशन पूछे जाते हैं। रेसिस्टेंस अगर एसी में लगाओ तो क्या हो जाएगा, इंडक्टर लगा दो तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर लगा दो तो कैसे बिहेव करेगा, एल और आर लगा दोगे तो कैसे होगा, एल सी लगा दो तो कैसे होगा, सी आर लगा दो कैसे होगा, आर सी एल तीनों लगा दोगे तो कैसे होगा। 8 सर्किट बनेंगे ऐसे टोटल, और ये हमें 1 बाय 1 सारे करने हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ सर्टेन पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो लिखनी है, हर एक आर्टिकल में उतनी ही चीज़ लिखनी है, स्कूल में वो सारी चीज़ लिख के आनी ही है जितना हम काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम है एक सर्किट बनाना। तो एक होगा रेसिस्टर, और वो किससे लगेगा, एक एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स को कैसे दिखाते हैं भाई, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, एसी सोर्स जो है ये कैसा सोर्स है कि इसमें वोल्टेज को मान लो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से चेंज हो रही है। तुम बोलो नहीं तो मैं तो कॉस मानूंगा, कॉस मान लो। तुम कहो नहीं मैं तो वोल्टेज नहीं मैं तो करंट मानूंगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मानूंगा, वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी ले लो। हम वो करना चाहेंगे जिससे हमारा डेरिवेशन आसान होता हो, कैलकुलेशन ज़्यादा ना होती हो, वो करना चाहूँगा। ठीक है, ऐसा आ गया। तो सबसे पहले पता होना चाहिए सर्किट क्या है। सर्किट रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस लगा दिया, एक एसी सोर्स लगा दिया, ऐसा सही। ओके, वोल्टेज पता है तो करंट निकालना है। फाइन, किसी इंस्टेंट पे जो करंट होगा ऐसे करके जा रहा होगा इसमें, मैं अगर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम देखो तो करंट पहले ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, करंट इस तरह चेंज हो रहा होगा, लेकिन नहीं, मतलब तो इंस्टेंटेनियस देखना है कि अभी कितना करंट है। तो करंट किसी इंस्टेंट पे तो ऐसे होगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है, जैसा भी तुमको मान लो। तो इंस्टेंटेनियस करंट इन सर्किट I इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ओम्स लॉ, V अपॉन R। तो V अपॉन R, V कैसा है, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R इज I। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, V नॉट अपॉन R एंड साइन ओमेगा टी। तो जो साइन है, जो वोल्टेज है वो साइनोसॉइडली वेरी कर रही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, तो करंट भी सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वेरी कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मिली मुझे इससे। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या होगी, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो पीक करंट कितना हो जाएगा, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट विल बी इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। ऐसा हो गया करंट। ठीक है, अब बनाते हैं इनके ग्राफ्स। ठीक है भाई, ग्राफ कैसा है कि अगर V का ग्राफ ऐसा है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, तो करंट का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा बनाना होता है कि अगर करंट दे दिया तो वोल्टेज का ग्राफ बनाओ कैसा है। तो मुझको दोनों ग्राफ पता होने चाहिए कि वोल्टेज और करंट के ग्राफ किस तरह से। तो अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है, साइन है, तो करंट का ग्राफ भी कैसा होगा, साइन ही होगा। तो साइन, ठीक है, इसकी जो पीक वैल्यू है वो कितनी है, V नॉट। इसकी पीक वैल्यू जरूरी है कि उसके बराबर होगी, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और सेम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन R की वैल्यू क्या थी। अगर R की वैल्यू 1 रही होती तो क्या दोनों सेम होती, R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही होती छोटी होती, R की वैल्यू लेस देन 1 रही तो बड़ी होती। ठीक है, तो दोनों को अगर एक ही ग्राफ में दोनों चीज़ दिखानी है मुझको, तो कैसे दिखाऊंगा, ऐसे कि यहाँ पे है टाइम और ये है V एंड I का ग्राफ दिखाना है मुझको। तो ऐसा है एक साइन का ग्राफ, तो दूसरे को थोड़ा अलग दिखा दो उससे कि भाई ऐसा है। तो जो लाल वाला है वो करंट है, ऐसा। ये है ग्राफ्स। ठीक है, तो देखें जब वोल्टेज यहाँ है तो करंट भी ये रहा, जब वोल्टेज ये है तो करंट ये, जब वोल्टेज ये है तो करंट भी क्या, जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, जब वोल्टेज पीक है तो करंट भी पीक है, जब वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट भी कम हो रहा है, जब वोल्टेज नेगेटिव जा रहा है तो करंट भी नेगेटिव जा रहा है। क्या ये सारे काम साथ साथ कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं कि जीरो से मैक्सिमम जाना साथ में जाते हैं, मैक्सिमम से जीरो जाना साथ में जाते हैं, मैक्सिमम से नेगेटिव जाना साथ में जाते हैं, नेगेटिव से वापस जीरो होना साथ में होते हैं दोनों। तो सब कुछ साथ में कर रहे हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, इन सिंक। सिंक में है दोनों, कि ये बढ़ता है तो मैं भी बढ़ता हूँ, ये जीरो होता है तो मैं भी जीरो होता हूँ। ठीक है, सिंक तो मैंने ऐसे वर्ड समझाने के लिए बोल दिया, इनको कहते हैं इन फेज।
ठीक है, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। इन फेज होने का मतलब है कि उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है, दोनों जो भी करते हैं साथ में करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक साइन है फंक्शन और एक कॉस है, तो इनमें कितने का फेज डिफरेंस है? 90 का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री आगे पीछे हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक है, ये दोनों आगे पीछे नहीं है। इसकी इक्वेशन कैसी है? साइन। इसकी इक्वेशन भी कैसी है? साइन। तो दोनों जो भी चीज़ करते हैं साथ में करते हैं। अगर यहाँ कॉस लिखा होता तो क्या यहाँ भी कॉस आता? सही है, तो क्या कहते हैं? इन फेज है। इन फेज होने का मतलब सारे काम साथ में करते हैं। सही। मैं अगर ये चीज़ देखना चाहूँ कि कैसे हो रही है, तो मुझको पेपर पे क्या ऐसा ग्राफ दिख जाएगा कि जो करंट है उसको मैं वेरी कर रहा हूँ कि जो करंट है या वोल्टेज है वो V = V0 sin ओमेगा t है। पेपर पे ये चीज़ देखूँ तो कैसे कैसे दिख जाएगी मुझको? ये कैसे दिखेगी? वोल्टेज कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उसके मतलब ऐसे करके चलती हो तार में, ऐसा दिखेगा नहीं। ये तो मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ बस, ऐसा तो ठीक है क्या? तो इसका जो सही ग्राफ होता है, सही रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, वो ये तरीका नहीं है। इनके बनते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, ठीक बात। ये तो बहुत ही छोटा सर्किट था, अभी एक रेजिस्टर लगा हुआ है, आसानी से दिखाई दे रहा है, तो तुमको लग रहा हुआ ईजी है। लेकिन अगर 2 3 4 एलिमेंट्स लगे हों इसमें, कि 2 4 रेजिस्टर लगे हैं, एक इंडक्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा, फिर ग्राफ बनाना तो हो जाएगा बहुत भयंकर काम कि किस किस की वेव फॉर्म खींचता फिरूँगा फिर मैं। तो फिर ये जो तरीका है बहुत दूर तक नहीं जाता। तो वहाँ पे जो काम आता है तरीका वो है फेजर डायग्राम दिखाना। ठीक है, अब इसको सोचिए कि वोल्टेज जो है ये कैसे होता होगा कि एक एरो की तरह मान लो वोल्टेज को। अगर यहाँ पे वोल्टेज है तो कैसे होता होगा वोल्टेज? ये वाले पॉइंट से शुरुआत, अभी है वोल्टेज 0, फिर वोल्टेज ऐसे बढ़ता होगा, तो जो एरो है ऐसे करके बड़ा हो जाता होगा, मैक्सिमम तक गया, सही, फिर छोटा, भाई ऐसे गया तो ये ऐसे उठना, ऐसे, और ऐसे गिरना, ये वापस नीचे आना, फिर नीचे जाना, और फिर वापस आना। ये बात समझे क्या कि कैसे कैसे होता होगा? अगर मैं एक एरो के थ्रू दिखा रहा हूँ तो पहले ये पॉजिटिव में ऐसे करके ऊपर उठता होगा, छोटा होता होगा, पहले 0 से मैक्सिमम होना, फिर मैक्सिमम से वापस 0 होना, फिर दूसरी डायरेक्शन में -V0 होना, और फिर वापस 0 होना। ठीक है, ऐसे दिखा सकता हूँ ये वाली चीज़ को, ऐसे चलती होगी, ठीक बात है। लेकिन इसे एक लाइन पे दिखाऊंगा तो फिर फंस जाऊंगा मैं। टाइम के साथ ये काम कैसे हो रहा होगा ये दिखाना है सपोज मुझको, तो मैं एंगल में दिखाना चाहूँगा इसको। क्या यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा, ऐसे 2π कहते हैं एंगल को, लेकिन एंगल ऐसे लाइन पे बिखरे हुए एंगल से ज़्यादा बेहतर मुझको समझ में आते हैं ऐसे वाले एंगल, कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा एंगल वो 2π है, ये समझ में आता है मुझको। तो अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है इस वाले ग्राफ पे, यहाँ डाल रहा हूँ मैं इस पर, उसको कहते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है भाई, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270, एंड दैट इज अगेन 360, ऐसा। ठीक है, तो टाइम t = 0 पे वोल्टेज कैसा है? 0। और उसके बाद 30 पे क्या हुआ होगा? 30 पे कितना हो गया होगा? यहाँ पे अगर मैंने 30 रख दिया तो क्या V0/2 हो गया होगा? फिर मैंने 60 रखा तो √3 V0/2 हो गया होगा। 45 पे कुछ रहा होगा, ऐसे ही हर एक एंगल पे कुछ ना कुछ रहा होगा। 90 पे कितना हो जाएगा? ठीक बात है। अब देखिए, पहले जब ये ऐसे था, फिर जब मैंने एंगल 30 किया तो ऐसे हो गया, फिर मैंने और बढ़ा तो बढ़ गया, तो बढ़ गया, और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ पे। ये समझ रहे हो क्या कि ऐसे घूमना भी है और ऐसे भी होना है? ये समझ रहे हो कि जब 30 डिग्री एंगल होता है तो V0/2 हो जाता है, 45 होता है तो 0.707, 1/√2 का मतलब 0.707 ऑफ V0 होना है, 60 हो जाता है तो √3/2 0.86, तो 0.86 होना है। तो क्या V0/2 उससे फिर 0.707, फिर 0.86, क्या ये टुवर्ड्स V0 की तरफ जा रहा है बढ़ते बढ़ते। तो जैसे जैसे ये एंगल बदल रहा है वैसे वैसे ये एम्पलीट्यूड में बढ़ता जा रहा है। तो ये कौन सा हुआ? ऐसे जाना, अब वापस लाना है ऐसे नीचे,
कैसा आएगा? तो ये नीचे गिरना है यहाँ से ऐसे, तो जैसे जैसे एंगल छोटा होता जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी छोटी होती जाएगी। ये हो गया, ठीक है। फिर यही काम दूसरी साइड 270 पे कितना होना है साइन को? -1, यानी कि -V0 सबसे ये। लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचा होगा? ऐसे, तब जाके ये बना होगा ऐसा, ठीक है। फिर वापस छोटा करना है इसको, तो ऐसा करके वो इस तरह से वोल्टेज और एंगल को दिखा रहा हूँ मैं। बोले ये बात समझोगे? ये जो चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ कि टाइम के साथ ऐसे ऊपर जाता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, फिर ऐसा आता हूँ, तो ये मैं आंखों से तो देख पा रहा हूँ। ऑन पेपर कैसे रिकॉर्ड करूँ ये चीज़ को? तो रिकॉर्ड करने के फिर दो तरीके हैं, एक ये वाला और एक ये, दो तरीके हैं। फेजर डायग्राम बनाना या ग्राफ बनाना, ठीक है। ग्राफ से हम थोड़ा अलग जा रहे हैं, हम हटना चाह रहे हैं ग्राफ से, ठीक है। तो इसलिए हम जा रहे हैं फेजर की तरफ। ये वाली बात समझे क्या? ये वाली सारी चीज़ मैंने क्या ट्रेस की है कि 0 से लेकर के 360 यानी कि एक पूरा साइकिल, ये वाला जो साइकिल है उसको मैं पूरा एक ग्राफ के ऊपर ट्रेस कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है भाई। कि किस तरह से इसकी वैल्यू छोटी बड़ी हो रही होगी। कि जब 30 डिग्री का एंगल हो तो V/2 हुई है, फिर बढ़ गई, फिर एंगल बढ़ा बढ़ा 90 हो तो सबसे ज़्यादा हो, उसके बाद 90 to 180 में साइन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, तो फिर डिक्रीज होता जाएगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ेगा नीचे ऐसे। ये वोल्टेज है, तो करंट भी क्या कर रहा है? यही कर रहा है, ठीक है। तो अगर किसी इंस्टेंट पे वोल्टेज ऐसे है तो करंट भी कहाँ है? ऐसे ही है। अगर किसी इंस्टेंट पे वोल्टेज ऐसे है तो करंट भी ऐसे ही। ये समझाने के लिए बनाया है, कहीं नहीं बनाना है ग्राफ, तुमको सीधे फेजर बनाना है। तो फेजर क्या है इसका? ये है भाई इसका फेजर, कि अगर वोल्टेज यहाँ है तो करंट भी यही है। बस हो गया, ये फेजर डायग्राम, ठीक है। कुछ और बनाना, कहीं पे और फर्दर बनाना चाहते हो आप, कहो कि करंट वोल्टेज इधर है तो करंट भी इधर ही है, दोनों, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों एक ही लाइन में है, इसका मतलब दोनों सेम फेज में है। दोनों सेम फेज में कब होते हैं? जब रेसिस्टर लगा होता है, तो दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ग्राफ, ये हुआ फेजर डायग्राम। ये है, कोई भी कहीं भी ऐसी लाइन खींच दो, लेकिन दोनों लाइन दे शुड बी इन सेम लाइन, तो उसको कहते हैं दे आर इन फेज, ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? सर्किट बनाना। दूसरा पॉइंट है इक्वेशंस डेराइव करना, कि वोल्टेज दे रखा है तो करंट, करंट दे रखा है तो वोल्टेज निकालना। तीसरा है ग्राफ्स निकालना। चौथा है फेजर डायग्राम बताना। और फिर है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन बताना। पावर क्या होती है? P = V/I, सही। तो मैं यहाँ पे अगर वोल्टेज रख रहा हूँ इंस्टेंटेनियस और करंट रख रहा हूँ इंस्टेंटेनियस, तो पावर भी कैसी आएगी? इंस्टेंटेनियस। ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। हर एक जो भी 8 सर्किट बनेंगे 8 तरह के, सबकी पावर निकालनी है अपने को, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस, V भी इंस्टेंटेनियस, I भी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस V कितना है? V0 साइन ओमेगा टी। करंट कितना है इंस्टेंटेनियस? साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो गया? V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू T इंस्टेंटेनियस। ऐसा करके आ गया। बट ये हमारे लिए कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहा हो कि अभी जस्ट इस सेकंड पे कितनी पावर डिसिपेशन हो रहा है, वो मेरे लिए काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। हमारे घर में जो मीटर लगे हैं, बिजली वाले मीटर लगे हैं, वो एट द इंस्टेंट दिखा रहे होते हैं कि आपके घर में भी कितना लोड चल रहा है। मैं अगर एक एसी ऑन कर दूं तुरंत उसका लोड बढ़ जाएगा, एक एसी कम कर दूं वहाँ पे लोड कम दिखाएगा। लेकिन उसका मुझे करना क्या है? मुझको तो मंथ एंड में बिल देना होता है, और मुझे तो उस बिल की चिंता है कि वो कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो मुझको अभी कि 12:01 1 सेकंड पे क्या लोड है, इस चीज़ से मुझे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, या पूरे महीने के बाद जो बिल आएगा उससे फ़र्क पड़ रहा है मुझको, सही। तो मुझको ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, मुझको चाहिए एवरेज, ठीक है। तो मुझे चाहिए पावर डिसिपेशन एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है भाई? इंस्टेंटेनियस का
मीन निकाल दो ऐसा, कहाँ से कहाँ तक, एक टाइम पीरियड तक। ठीक है, मैं ये जो एवरेज निकाल रहा हूँ कितने का निकाल रहा हूँ, एक टाइम पीरियड का एवरेज निकाल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं तो महीने भर की बात कर रहा था। ये एक टाइम पीरियड तो 0.2 मिली सेकेंड में खत्म हो जाएगा। एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन होते हैं, तो एक ऑसिलेशन 2 मिली सेकेंड का होगा, उतने में खत्म हो जाएगा। तो मैं तो एक महीने की बात कर रहा था, तो एक महीने को कैसे निकालूंगा, कि अगर मुझे एक साइकिल का पता लग गया कितना है, तो एक सेकंड में कितने साइकिल होते हैं, 50 एक सेकंड में। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, और इनटू डेज, तो क्या मैं पूरे महीने का कितना पावर कंजम्पशन, पावर डिसिपेशन है वो निकाल पाऊंगा ऐसे। ठीक है, तो मुझे एक का पता होना चाहिए एटलीस्ट कितना है। ठीक है जी, करते हैं, चलिए। पी वी नॉट आई नॉट, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, जब ये वाली चीज़ को इसमें डालूंगा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी 0 to t। ऐसा कल हमने किया था क्या इस तरह का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया था हमने। कैसे किया था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, और फिर जो cos 2 ओमेगा टी वाला टर्म आता है वो तो 0 आ जाता था, तो बस क्या बचता था 1/2। तो यहाँ से सब कुछ सॉल्व होने के बाद आ जाएगा 2। ऐसा ये है एवरेज पावर डिसिपेशन पर साइकिल, एक साइकिल का है ये, 0 to t में एक साइकिल आ रहा है पूरा ऐसे, उसका पावर डिसिपेशन निकाल रहा हूँ। तो पी नॉट वी नॉट अपॉन 2 ऐसा हो गया। ठीक बात, ये भी अपने को कुछ खास अच्छा लगता नहीं है, क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा ऐसा, क्योंकि जब भी पावर की, एनर्जी की बात होती है तो हम किन टर्म्स में बात करना चाहेंगे, आरएमएस में। पीक से क्या मिलेगा मुझको, सही। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ये वाली चीज़ को क्या लिख दूँ, वी आर एम एस, और ये आई आर एम एस ऐसा। तो ये है भाई एवरेज पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला फॉर ए सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस इन एसी। ठीक बात, इसको और थोड़ा ठीक कर सकते हो, तो आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ऐसे ये सारे फॉर्मूले हो सकते हैं पावर डिसिपेशन के। ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं किसी भी एक सर्किट को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके ग्राफ्स, उसके सर्किट, उसकी इक्वेशंस। ठीक है, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें कम हैं, और चीज़ें आएंगी बाकी में, और एक लास्ट पे छोड़ना होता है पावर डिसिपेशन और उसके सारे फॉर्मूले। ठीक है, चलिए, ये हुआ पहला सर्किट, रेसिस्टेंस कैसे सॉल्व होता है।